बेसुध हालत में एक लड़की जिसने अपने आधे हिस्से पे कपड़े पहने हुए थे और उसके आधे हिस्से पे कपड़े नहीं थे। वो लड़की लगभग 6.5 किलोमीटर के सफ़र 1 घंटा 40 मिनट तक तय करती है, चलती चली जाती है। और ये दिल्ली का वो क्षेत्र था जहाँ पे हजारों लोग यूं ही गुजर जाते हैं। पुलिस की तैनाती रहती है, कैमरे हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन इतने देर के सफ़र के अंदर उस लड़की को ना किसी कैमरे ने देखा, ना किसी पुलिस वाले ने देखा, ना ही किसी राहगीर ने देखा। लेकिन एक राहगीर, एक भला मानस उस लड़की को देख लेता है, तब देख लेता है जब वो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, तब पता चलता है कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। अब इस बात की गूंज पूरे पुलिस में पहुंच जाती है। पुलिस इस मामले को बिल्कुल दबा लेती है, शांत कर लेती है। इसमें एक महिला ऑफिसर होती है, महिला ऑफिसर एसएपी ऐश्वर्या सिंह। जैसे ही उसकी नज़र इस केस पे पड़ती है, वो कसम खाती है कि जब तक उस अपराधी को सलाखे के पीछे नहीं पहुंचा देगी, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। एक टीम भी गठित करती है और वो टीम से कहती है कि अगर यदि किसी को आराम करना है या किसी को खाना है तो जा सकता है। टीम में वही रहेगा जिसको आराम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है, न ही पूरे दिल्ली में बल्कि जहां जहां तक इस घटना की गूंज फैलती है वहां वहां तक लोग सोचने पे मजबूर हो जाती है। ये घटना निर्भया कांड की याद दिलाती है, वो निर्भया कांड जो पूरे देश में हिला के रख दिया था। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल। मैं जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के काले खां का एक इलाका होता है, फुटपाथ का किनारा था। 11 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 3:15 के आसपास का ये वाकया है। नौसेना का एक अधिकारी निकला हुआ जा रहा था, तब उसकी नज़र फुटपाथ पे एक लड़की पे पड़ जाती है। उस लड़की के तन पे आधे कपड़े थे और आधे से ज़्यादा हिस्से में कपड़े थे ही नहीं। उन्होंने जब बहुत करीब जाके देखा तो उसकी प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड बह रहा था। वो सोच लेते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है। तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं और कंट्रोल रूम के फ़ोन करने के बाद पुलिस मौके पे आती है। और जैसे ही पुलिस मौके पे आती है, उस लड़की को लेके सीधे एम्स में पहुंच जाती है। एम्स में जब उस लड़की को भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर लोग जब उसका उपचार कर रहे थे, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उस लड़की बेसुध थी, वो बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग पे कई भारी असर पहुंचा है। जाहिर सी बात है, जब डॉक्टर ने बोला कोई भी समझ जाए कि भारी असर क्यों रहा होगा। दरअसल उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया था, सामूहिक बलात्कार किया गया था। कौन था वो, किसने किया था, अब ये सवाल कैसे तलाश किया जाएगा, कैसे ढूंढा जाएगा, बस यही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। पुलिस आखिरकार करे तो करे क्या। उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, वो लड़की बेसुध हालत में थी, बोलने की स्थिति में नहीं थी, मानसिक स्थिति से पूरी तरह बीमार हो चुकी थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। डॉक्टर उपचार शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फिर से एक बार कहते हैं कि यदि उसके नौसेना का अधिकारी अगर इस लड़की को नहीं देखता और अगर उसे वक्त पे हॉस्पिटल नहीं लेके आता तो शायद ये मर जाती, ये बच नहीं पाती, क्योंकि इसका जो प्राइवेट पार्ट से जो ब्लड भारी मात्रा में बह चुका था। जब दिन पे दिन बीत रहा था, पुलिस परेशान हो रहे थे। एसीपी ऐश्वर्या सिंह अब इस मामले की अगुवाई कर रही थी, पड़ताल कर रही थी। वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि करे तो शुरुआत कहाँ से करे, इस घटना को कैसे पता चले कि आखिर हुआ क्या है, कहाँ हुआ है, कौन है वो जिन्होंने इसके साथ इतना घिनौनी कृत्य किया है। तभी एक आइडिया आता है और इसी आइडिया के बीच में एक महिला सिपाही होता है। उस महिला सिपाही को सादा वर्दी में उस जगह पे भेजा जाता है। ऐसे बात कर रही थी जैसे सोशल वर्कर हो, ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कितनी हमदर्द हो। उस लड़की ने उसके साथ जाके जिसके साथ गलत और घिनौना कृत्य हुआ था उसके पास जाना,
उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ खाने का सामान देना, उसकी छोटी सी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। अब वो लड़की जो थी बेसुध थी, जिसकी दिमाग काम नहीं कर रही थी, उस लड़की को अपना हमदर्द समझने लगती है। और जैसे ही उसे वो अपना हमदर्द समझने लगता है, दोस्त समझने लगती है, तब वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि शायद उसके फरियाद सुनने वाला कोई आ गया। अब उस महिला सिपाही के सामने इस लड़की ने कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था, जिसकी दिमाग का इलाज चल रहा था, जिसका शरीर का इलाज चल रहा था, उसने अब बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो उड़ीसा की रहने वाली है और उड़ीसा में उसने MSW यानी कि मास्टर सोशल वर्क MA में इसने कोर्स किया है। और ये कोर्स जो है समाज सेवा के लिए जो है कोर्स करते हैं MSW। उस कोर्स करने के बाद वो नर्सिंग का कोर्स किया और इसी बीच में उसकी एक दोस्त से बातचीत होती है। उसकी दोस्त जो है दिल्ली में रहता है। दिल्ली वाला दोस्त कहता है कि अगर आपको अच्छा करियर बनाना है, अगर आपको कुछ आगे बढ़ के कुछ करना है, तो आप उड़ीसा को छोड़ के आप दिल्ली आ जाइए। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बहुत सारा काम किया जा सकता है। लड़की बहुत होशियार, लड़की जो कोर्स किया था नर्सिंग या MSW, उस कोर्स के हिसाब से गरीब बच्चों की मदद करना शुरू कर देती है। शायद ही गरीब महिला को मदद करना शुरू कर देती है। ऐसे आशाएं लोगों को मदद करना शुरू कर देती है, जैसे कि मदर टेरेसा किया करती थी। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी आगे चल रही थी। लेकिन जिस दोस्त ने उस लड़की को दिल्ली बुलाया था, जिस दोस्त ने कहा था तुम दिल्ली आना, तुम्हारी मदद होगी, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बहुत सारे तुम काम कर सकते हो, वही लड़की अब उस लड़की को बोझ लगने लगता है। उसे लग रहा था कि जैसे अब पता नहीं वो उसी के लिए जो कमाया खाती है, उसी का खाती है, उसी के यहाँ रहती है, करे तो करे क्या। अब उससे थोड़ी डिस्टेंस बनाना लगता है, दूर होने लगती है। अब इस लड़की को लगता है यहाँ पे रहेगी तो सही नहीं है, इसीलिए वो उस अपनी दोस्त की जगह को छोड़ और वह किशनगढ़ के इलाके पहुँच जाती है। वहाँ पे ननों के साथ रहना शुरू कर देती है। नन वो जो समाज सेवा करती थी, गरीबों को मदद करती थी, असहायों को मदद करती थी। लेकिन यहाँ रहते रहते उस लड़की का जो मानसिक संतुलन थी वो बिगड़ने लगता है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी नर्सिंग का कोर्स MSW का कोर्स किया हुआ उड़ीसा से दिल्ली अपना करियर बनाने के लिए आई थी और अचानक से उसका मानसिक संतुलन जो है वो खराब होने लगता है, उसका तबीयत खराब होने लगता है, वो वहाँ से निकल जाती है। जुलाई 2024 में किशनगढ़ का वो इलाका छोड़ देती है और नन इस बात की शिकायत करती है थाने में कि हमारे यहाँ पे एक लड़की रहती थी, वो अचानक से यहाँ चली गई। अब ये लड़की ने नया ठिकाना शुरू कर दिया, जैसे कि बस स्टॉप, जैसे कि ओवरब्रिज, जैसे कि रेलवे स्टेशन, या फिर ओवरब्रिज के किनारे जो फुटपाथ होते हैं वहाँ पे वो वहाँ पे रहती चली जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि दिल्ली सेफ नहीं है, दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। और 10-11 अक्टूबर 2024 की वो रात होती है, रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वो वाक़या है, जब ये लड़की IT राजघाट के पास थी। तभी रात के लगभग 9 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। 2 व्यक्ति आते हैं, एक का नाम प्रमोद उर्फ बाबू होता है, जो कि दिल्ली के नरेले में अस्थायी रूप से रह रहा था, लेकिन अस्थायी रूप से वह अमरतल अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। शमसूर उर्फ राजू, जो कि गांधीनगर दिल्ली में अस्थायी रूप से रह रहा था और वैसे मूलतः वह बकरीद सलोना बेगूसराय बिहार का रहने वाला होता है। इन दोनों की नज़र जब उस लड़की पे पड़ती है जो शमसूल होती है, वो दोनों पैरों से विकलांग होता है, यानी कि ठीक से वो चल भी नहीं पा रहा था, हाथ की हालत भी ऐसी थी। और दूसरा जो प्रमोद होता है वह राक्षस से कोई कम नहीं था। इस लड़की को अपने साथ लेके जाता है शमशान झाड़ी में लेके, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन उसी के पास कुछ झाड़ियाँ थी, उस झाड़ियाँ में लेके जाता है और दोनों उसके साथ सामूहिक बलात्कार करता है। लड़की विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी मानसिक जो आघात पहुंचा था, किसी बात को लेके परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या है। दोनों मिलकर उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते रहता है, मन भर जाता है। उसके बाद इन दोनों पे
वो और उस लड़की पे नज़र पड़ता है एक ऑटो वाले का। ऑटो वाला DL1RAA9327 प्रभु महतो का ये ऑटो होता है, जो कि कोटला मुबारकपुर दिल्ली के रहने वाला होता है अस्थायी रूप से, लेकिन अस्थायी रूप से मोतिहारी गया घाट बिहार का रहने वाला होता है। उसने जब इन तीनों को देखा, तीनों को देखने के बाद उस लड़की को अपने ऑटो में बैठाता है। साथ जो उसके जो दरिंदे थे, एक का नाम प्रमोद, दूसरे का नाम शमसुल, उसको भी ऑटो में बैठाता है। ऑटो में बैठाने के बाद उसको यहाँ से रिंग रोड फिरोज शाह कोटला के तरफ ले जाता है। वहाँ पे एक किला होता है, किला के पीछे जो सर्विस मार्ग होता है उसके पास ले जाता है और फिर से बलात्कार करता है। और तीनों मिलकर उसके साथ तब तक ये घिनौना कृत्य करता है जब तक कि उनका मन भर नहीं जाता। इसके बाद वो अचानक अपनी अपनी जगह पे निकल जाता है। लड़की वहाँ पे रह जाती है। अब वह लड़की को जब होश आता है, वह रिंग रोड से आसन की तरफ चलती है और वो चलते चलते लगभग सराय काले तक पहुँच जाती है। 6.1 किलोमीटर अगर वो पैदल कोई अगर इस रास्ते को सफ़र करता है और धीरे धीरे चलता है तो कम से कम 2 घंटे में पहुँचेगा। 3:15 पे उस लड़की पे एक की नज़र पड़ती है। जब वो बैठी हुई थी सर्विस रोड के किनारे, नज़र पहुंचती है एक नौसेना के अधिकारी को। नौसेना के अधिकारी ने उसे देखा। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस इसको हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में जब बातचीत नहीं हो पाती है तब एक महिला सिपाही बातचीत करती है और पूरी कहानी उससे समझती है। अब ऐसी स्थिति में ऐश्वर्या सिंह के नेतृत्व में 10 टीम बनती है और ये कहा जाता है कि जिस किसी को भूख लगती है, जिस किसी को काम नहीं करना, वो टीम का हिस्सा ना बने। बस यहाँ पे इस लड़की को इंसाफ दिलाना है और वही बस इस टीम का हिस्सा बने। टीम ने काम करना शुरू कर दिया और काम करने के लगभग 700 कैमरे देखे जाते हैं। 150 ऑटो वाले को पकड़ा जाता है, क्योंकि ऑटो की लीड तो मिल ही चुकी थी। शायद लीड ही मिली थी एक विकलांग लड़के की, जो शमसुल विकलांग होता है। पुलिस ने अपना काम किया और 21 दिन लगे पुलिस को, और 21 दिन में पुलिस ने उस दरिंदों तक पहुंच जाता है, उसे गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जैसे निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, ये दरिंदगी जो हुई है उड़ीसा की इस लड़की के साथ वो कम नहीं है। उड़ीसा तक जब बात पहुंचती है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री दिल्ली के सरकार, दिल्ली के पुलिस से बातचीत करती है और इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग करती है। दोस्तों, निर्भया की जो दोषी होते हैं उनको तो फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया गया, लेकिन इस लड़की के साथ निर्भया जैसे कम अपराध तो नहीं हुआ है। देखने वाली बात है कि क्या यह अपराधी फांसी के फंदे तक चढ़ेंगे या फिर वैसे ही कोर्ट कचहरी लगाते लगाते ये लड़की अपना मजबूर होकर चली जाएगी और जो अपराधी है वो कुछ दिन के बाद छूट जाएंगे। क्या ऐसे ही होगा या फिर निर्भया के दोषियों की तरह इसको भी फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा? हम इस कहानी के माध्यम से अधिकारियों से ये अपील करेंगे कि इस मामले को फांस कोर्ट में चलाया जाए और इस आरोपियों के कम से कम समय में फांसी के फंदों तक चढ़ा के वैसे ही मिसाल पेश कीजिए जैसे कि निर्भया के दोषियों के साथ किया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है।